चलें, कल हमने शुरू किया था IS-33 अर्निंग्स पर शेयर, ठीक है? कि ये एक ऐसा स्टैंडर्ड है जिसमें अपने ऑलरेडी एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स या फ्यूचर वाले जो भी उनको हमने दिखाने के लिए कि आपकी कमाई के बदले में सॉरी आपकी अर्निंग के आपके शेयर के बदले में आपको कितनी अर्निंग दे रही है, ये दिखाने के लिए ये डिस्क्लोज़र हम प्रेज़ेंट करते हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। दिस इज़ कॉल्ड अर्निंग्स पर शेयर ईपीएस और इसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो सारी वही बातें कि या तो ये आपस में एंटिटीज़ को हम कंपेयर कर सकें, किसकी ज़्यादा किसकी कम है और ये पिछले सालों से भी हम कंपेयर कर सकें डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड्स पे। फिर हमने बेसिक ईपीएस समझा, उसकी अर्निंग्स में क्या आता है, शेयर्स में क्या आता है, अर्निंग्स में समझा कि प्रेफ़रेंस शेयर्स कैसे हम निकालते हैं उसमें से रिडीमेबल की कहानी। फिर हमने कुछ सवाल किए इसके ऊपर, फिर हमने शेयर्स में समझा कि शेयर्स को वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स से कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? और अगर इश्यू बोनस उसके अंदर है तो क्या करना है? फिर हमने कुछ सवाल इसके ऊपर और किए मज़ीद और फिर हमने राइट इश्यू समझा कि राइट इश्यू में क्या होता है कि हम अपने ही शेयर होल्डर्स को अपने ही शेयर सस्ते दामों दे रहे होते हैं। तो ये उसके अंदर कुछ बोनस का फैक्टर एलिमेंट शामिल होता है, तो आपने सिंपली 4 स्टेप फॉलो करने हैं, टीईआरपी पहले आपने थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस निकालनी है कि एक्चुअली मैं कितने में शेयर दे रहा हूँ, ठीक है? और फिर आपने बोनस फ्रैक्शन निकालनी है, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं और फाइनली आपने ईपीएस निकाल देना है। और वो आखिरी पैरे की वही बात कि अगर आपको पिछले साल की ईपीएस गिवन है और आपने उसको रीस्टेट करना है, तो आप इस साल का बोनस फ्रैक्शन लोगे और उसको इन्वर्स करके मल्टीप्लाई कर दोगे। फिर इसके ऊपर भी कुछ सवाल देखे हमने, एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सवाल देखा, फिर उसके बाद ये एक सवाल देखा हमने बेसिक ईपीएस का और वो भी 4 स्टेप्स हमने फॉलो करके हल किया। फिर हमने स्टार्ट किया था डिल्यूटेड अर्निंग्स पर शेयर्स। इसका क्या फ़र्क है उसके साथ के प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के मुताबिक कि हमने जिन लोगों से भी शेयर्स देने का वादा किया होता है, आया अगेंस्ट उनसे लोन लिया होता है या उनको बॉन्ड्स इश्यू किए होते हैं या फिर उनको ऑप्शंस या वारंट्स ये क्या होते हैं आगे जाके आज समझेंगे, वो दिए होते हैं, उनसे वादा किया होता है कि आपको हम शेयर्स देंगे जब भी आप आके ले जाओ। अभी तक वो आके लिया नहीं उन्होंने, तो हम उनका एलिमेंट भी ऐड कर देते हैं अपने नंबर ऑफ शेयर्स में कि अगर वो आते हैं और मैक्सिमम कितने शेयर हमें देने पड़ सकते हैं। अर्निंग्स हाँ, अगर वो आते हैं तो फिर हम जो उनके ऊपर इंटरेस्ट बुक कर रहे थे, अब वो मज़ीद बुक करने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐड हो जाएगा प्रॉफिट में और टैक्स अब जो मेरा जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये अर्निंग्स ऐड करने के बाद बढ़ गया होगा, तो उसके ऊपर टैक्स नया लगेगा, तो वो उसमें से लेस हो जाएगा, तो मेरे पास अब एडजस्टेड अर्निंग्स आएँगी। तो इस तरीके से मैं डिल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट करूँगा। तो इसकी इम्पोर्टेंस हमने समझी, दोनों के अपने-अपने फ़ायदे हैं, डिटेल में इस पूरे पैरा को समझा, ये आपके स्टडी टेक्स्ट का पैरा है, ठीक है? और फिर हम शुरू करने लगे थे ये कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है? वो जो हमने कल बात की थी, ठीक है? हमने कल बात की थी लोन की, सज्जाद की जब हमने मिसाल ली थी कि क्या था ना यस हाँ। कि अगर वो उसको हमने अगर उसने हमें अगर लोन दिया हुआ है और कल आके हमसे शेयर ले लिया, उसको हमने वादा किया हुआ है कि हाँ, हम तो वैसे तो आपको इंटरेस्ट देते रहेंगे, लेकिन आपको हम ऑप्शन देते हैं कि जब मर्ज़ी आप आ जाओ और हमारी कंपनी के शेयर्स ले लेना, तो जितना भी आपका रिमेनिंग लोन होगा, उसके ऊपर हम आपको शेयर्स दे देंगे, ठीक है? तो उसको कहते हैं वो जो चाहे वो लोन था या चाहे वो उसको हम किसी को बॉन्ड बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड लोन की किस्म होती है, जो बड़ी कंपनीज़ होती हैं, वो किसी आम आवाम से लोन नहीं लेती, वो बड़ी कंपनीज़ अवाम-उन्नास को बॉन्ड्स इश्यू करती हैं। वो कहती हैं कि हमें पैसे दो, हमसे बॉन्ड्स लो और हम आपको ओवर द पीरियड इंटरेस्ट देते रहेंगे। बात वही है, लेकिन एक नया नाम हो जाता है। उसके अगेंस्ट लोन ये होता है कि हम किसी एक बंदे से जिस तरीके से कोई बैंक है, उससे जब लेके आते हैं लोन, तो वो लोन होता है। तो दोनों ही एक चीज़ है। तो ये कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट इनको इसलिए कहते हैं कि वैसे तो ये लोन है, लेकिन ये कन्वर्ट होके इनटू इक्विटी यानी कि वो आके हमसे हमारे शेयर्स ले सकते हैं। तो ये कन्वर्ट हो सकता है ऑन बिहाफ ऑफ दैट क्रेडिटर, ठीक है? तो प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड्स एंड कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है? मन में पढ़ा था कि प्रेफरेंस शेयर्स में भी एक ऐसी किस्म थी जिसको हम इर्रिडीमेबल कह रहे थे, उसके अंदर हम अगले को लोन ही दे रहे थे, ठीक है? उसको हमने इंटरेस्ट उसके एक्सपेंस बुक कर रहे थे और उसको कोई भी डिविडेंड नहीं मिल रहा था। तो कल को उसको भी अगर हमने ऑप्शन दे रखा है कि आके हमसे शेयर्स ले लेना, तो वो भी कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट हम उसको कह सकते हैं, आर सिमिलर एंड डेट विथ टुगेदर। अब इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगी? वही जब हमने कल बातें सीखी हैं, वही बातें हैं दोबारा कन्वर्टेबल बॉन्ड शेयर्स कैन बी कन्वर्टेड। सबसे पहले आपने उसके ऊपर इंटरेस्ट अगर दे रहे थे या डिविडेंड दे रहे थे, ठीक है? तो ये आप दोनों का आपके लिए एक्सपेंस था ये। अब आपके लिए ये सेव हो गया है, तो अब आप इसको क्या करेंगे पैट में ऐड कर देंगे, ठीक है? व्हिचएवर इट वुड बी हायर, देयरफॉर अर्निंग्स वुड बी हायर। अब क्योंकि मेरी प्रॉफिट बढ़ गया है, तो इसका मतलब ये है
अब मेरी अर्निंग्स बढ़ने की वजह से मेरे ऊपर टैक्स भी नहीं लगेगा, एडिशनल टैक्स लगेगा, तो वो मैं लेस कर दूंगा। और अपने नंबर ऑफ शेयर्स को भी इंक्रीज कर लूंगा, कि नॉर्मली इस साल मेरे पास 1000 शेयर्स थे, लेकिन सपोज जिनको मैंने कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स दिए हुए हैं उनकी टोटल तादाद 100 है, वो आके मुझसे कन्वर्ट करवा लेते हैं अपना लोन इनटू दिस, तो 1100 हो जाए। तो ये बात आखिरी बात ये हो गई। ठीक है, ये बात समझ आ रही है? जी। तो हमारे पास एक सवाल है इसके ऊपर, डिल्यूटेड ईपीएस के ऊपर पहला सवाल है। सवाल दिखने में बहुत बड़ा है लेकिन सवाल बहुत आसान है, इसको समझते हैं। सबसे पहले हमसे वो रिक्वायर कर रहा है, चलो लिखा तो नहीं हुआ लेकिन समझने के लिए हम लिख देते हैं, यहाँ पे हमने बेसिक ईपीएस भी कैलकुलेट करना है और डिल्यूटेड ईपीएस भी, दोनों सालों को। ठीक है। बेसिक ईपीएस में ये बॉन्ड्स वगैरह ऐड नहीं होते? नहीं, बेसिक ईपीएस में सिर्फ शेयर्स होते हैं, शेयर्स, बोनस, राइट इश्यूज। ठीक है। तो ऑन 1 अप्रैल 2001 एनएटी इशूड अ कन्वर्टेबल लोन नोट। ठीक है, कन्वर्टेबल से पता चल रहा है कि किसी से हमने लोन लिया है और उसको हमने कन्वर्टेबल लोन नोट दिए कि आप जब मर्जी आना मुझसे क्या कहते हैं शेयर्स ले लेना। उसकी अमाउंट है 1.25 मिलियन। द लोन नोट कैरीज इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट भी आ गया, अगर वो नहीं आता तो हम उसको इंटरेस्ट तो देते रहेंगे। ठीक है। ईच $100 नॉमिनल ऑफ लोन स्टॉक वुड बी कन्वर्टेबल इन 2006 to 2009 into ordinary number of shares set out below। ये उसने हमें डाटा दे दिया है कि अगर ये इन सालों में आते हैं तो हमें इतने शेयर देने पड़ सकते हैं। ठीक है, देखो ना, अब आप ट्रेंड देखो, हर साल कम होता जा रहा है। क्यों कम होता जा रहा है? कि हम हर साल उसको इंटरेस्ट देते रहे होंगे, उसका प्रिंसिपल कम होता जा रहा होगा। तो अब अगर फॉर एग्जाम्पल वो आखिरी साल आके उसके टोटल मैंने लोन सपोज 100 रुपया देना है, 1000 रुपए के लोन का, तो मुझसे आके उतनी शेयर नहीं ले सकता, अब सिर्फ 100 के हिसाब की शेयर ले सकता है। तो ओवर द पीरियड जितना देर करता जाएगा, क्या कहते हैं, क्रेडिटर जिसने हमें लोन दिया हुआ है या हमने जिसको बॉन्ड इश्यू किए हुए हैं, ठीक है, उतने ही उसके जो है शेयर्स कम होते जाएंगे। ठीक है। ठीक है। अच्छा, फिर उसने कह दिया कि 2006 में द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स इशूएबल आफ्टर द ईयर एंड फाइनेंशियल, इसने खुद ही दे दिए हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स, हमने मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स लेने होते हैं, क्योंकि हम प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के हिसाब से डिल्यूटेड ईपीएस निकालती ही इसी वजह से है कि अगर सारे लोग आके एकदम से मुझसे शेयर्स ले लें तो क्या होगा, तो मेरी ईपीएस कितने पे खड़ी होगी। एंड ऑफ फाइनेंशियल 2006 के आखिर में कह रहा है कि फाइनेंशियल विल बी रेट 124 शेयर्स पर मैक्सिमम, अगर मुझसे आके वो लेते हैं, यहाँ पे उसने लिखा हुआ है कि मुझे 124 शेयर इशू करने पड़ेंगे पर $100, $1 के ऊपर, ऑन 1.25, अगर कोई किसी के पास ऐसा लोन है 1.25 मिलियन वाला, विच इज, और शेयर्स में इसकी क्वांटिटी इतनी हो जाएगी। ठीक है। विद 4 मिलियन ऑलरेडी इन इशू, हमने 4 मिलियन ऑलरेडी इशू किए हुए हैं, ये हमारे बेसिक ईपीएस में काम आ जाएगा, क्योंकि हम बेसिक ईपीएस तो ऑलरेडी इशूड के ऊपर निकालते हैं कि इस साल में हमने कितने इशू किए हैं। द टोटल वुड बिकम 5.5। इन दोनों का सम ले लिया है कि 4 तो ऑलरेडी इशू किए हुए हैं, और अगर वो बंदे जिनको हमने कन्वर्टेबल लोन इशू किया हुआ है वो भी आके मुझसे शेयर ले लेते हैं 1.55 मिलियन, तो फिर इसकी टोटल अमाउंट हो जाएगी 5.55 मिलियन। ये डिल्यूटेड ईपीएस के लिए फिगर आ गई। इन द डिल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेशन ऑलवेज assume द मैक्सिमम नंबर पॉसिबल नंबर ऑफ शेयर्स विल बी इशूड। तो ऑब्वियसली ये तो बात हमें पता है, डीपीएस डेप्स हम निकालते ही इसीलिए हैं कि मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ शेयर जिनको मैंने वादा किया हुआ है वो सारी आके अगर मुझसे शेयर ले लेते हैं तो मुझे कितने इशू करने पड़ेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ और इन्फॉर्मेशन है, ये हमारे लिए अर्निंग्स के रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है। अर्निंग्स में हमने समझा था कि हम प्रेफरेंस शेयर्स को एडजस्ट करते हैं, तो कह रहा है कि 5 लाख इन 10% क्यूमुलेटिव इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ वन। ठीक है, कि एक शेयर $1 का है तो 5 लाख इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर मेरे पास मेरे कैपिटल में है। फिर इसी इसी तरीके से 10 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, सेंट्स में उसने अमाउंट दी हुई है, और टोटल ये हमारे पास 4 लाख शेयर हैं, जिसने ऊपर भी बता रखा है कि ऑलरेडी जो मैंने इशू किए हुए हैं वो 4 लाख हैं ऑर्डिनरी शेयर्स, और ये ऑर्डिनरी शेयर्स ही ईपीएस के लिए रेलिवेंट होते हैं। फिर टैक्स रेट दिया हुआ है, फिर हमारे पास उसने प्रॉफिट का हिसाब किताब दिया हुआ है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, और फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इनकम टैक्स, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो सबसे पहले हम एक एक अपनी रिक्वायरमेंट को समझते हैं और सवाल करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है बेसिक ईपीएस। मैंने देखना है कि मुझे क्या क्या चाहिए और सवाल में कहाँ कहाँ वो अवेलेबल है, तो मैं अपनी कैलकुलेशन करता जाऊंगा। थोड़ा साइड से शुरू करते हैं।
बेसिक ईपीएस का सिंपल फॉर्मूला अर्निंग्स डिवाइडेड बाय शेयर्स। अब वो अर्निंग कैसे निकलती है हमने समझा था। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने 2001 का निकाल लेते हैं। अच्छा, बेसिक ईपीएस का ना उसने सब कुछ आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, बस आपको इसमें से रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स निकालने हैं। तो उसने खुद दिया हुआ है कि हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, ये पैट हम्म, 641773। हमने पढ़ा था कि इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं, ये हमने यहाँ पढ़ा था जस्ट फॉर रिवीजन, के इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, तो चाहे वो डिक्लेयर हुए या नहीं हुए आप उसको लेस करोगे। ठीक है, अगर वो ये बेसिकली आपसे ये कम्युलेटिव नॉन कम्युलेटिव डिस्टिंक्शन अगर नहीं कराता तो आप इसको ऐसे ही समझोगे कि उसका हमने कम्युलेट किया हुआ था। इस सवाल में वो बता भी रहा है कम्युलेटिव। ठीक है, तो चाहे कंपनी ने अनाउंस किया है कि जिसके हमने शेयर पिछले साल के देने हैं हम उनको देने लगे हैं या नहीं देने लगे, आप ये अज्यूम करोगे कि हम देने लगे हैं और इसको हमने लेस करना है। ठीक है, ठीक है। तो ये 5 लाख की अमाउंट इसमें से लेस हो जाएगी, और ये डिवाइड हो जाएगी नंबर ऑफ शेयर्स ऑलरेडी इशूड। वो कितने हैं बता सकते फॉर्मूला। हो? यस, फॉर्मूला। 4 मिलियन। जस्ट अ सेकेंड, 641। 3.54 सेंट्स। जी, तो ये मेरे पास आ गया, जस्ट अ सेकेंड। 10%। ठीक है, क्या आ रहा था? 54। 3.54 सेंट्स। ठीक है, फिर 2002 पे आ जाओ। सिंपल, इस साल का प्रॉफिट लो। ठीक है, और इसमें से भी अपना आप क्या कहते हैं कि कम्युलेटिव रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स निकाल दो। 7 लाख माइनस 5 लाख डिवाइडेड बाय, और कोई इन्फॉर्मेशन अगर मुझे गिवन होती है सवाल में कि हमने 2002 के अंदर कोई बोनस इशू किया, राइट इशू किया, तो हम पहले समझ के आ गए हैं कि उनकी कैसे एडजस्टमेंट होती है। बोनस होता तो इस साल की ओपनिंग में एडजस्ट होता, राइट इशू होता तो वो 4 स्टेप्स। ठीक है, और अपनी फिर वो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स भी निकालते। लेकिन उसने सवाल में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी ऑर्डिनरी शेयर्स के बारे में, तो हम इसको ये भी ज्यूम करेंगे कि इस साल के आखिर में भी यही 4 मिलियन आउटस्टैंडिंग थे। तो ये हो जाएगा 2 लाख डिवाइडेड बाय 5 सेंट्स। 5 सेंट्स। तो ओवरऑल कंपनी की ईपीएस बढ़ रही है, दैट्स अ वेरी गुड सिंबल। नेक्स्ट हमारे पास होता है डिल्यूटेड ईपीएस। ये दोनों ही हम अपने डिस्क्लोजर में डिस्क्लोज करते हैं। सबसे पहले, अब देखो डिल्यूटेड ईपीएस में हमने पढ़ा है कि टैक्स भी एडजस्ट होता है, इंटरेस्ट भी एडजस्ट होता है, तो वो इस सवाल में हम देख रहे हैं कि एडजस्टमेंट की उसको जरूरत है। ठीक है, तो इसके लिए हम एक वर्किंग कर लेते हैं यहाँ पे अलग से, फिर यहाँ पे आ जाएंगे। ओके, वर्किंग। सबसे पहले 2000, मैं सबसे पहले एडजस्ट करता हूँ एडजस्टेड अर्निंग्स। प्रॉफिट का इस सेक्शन में नाम होता है अर्निंग्स, क्योंकि इसके अंदर बाकी एलिमेंट्स भी होते हैं। तो 2001 और 2002। सबसे पहले ऑलरेडी जो सवाल में मुझे प्रॉफिट की फिगर गिवन है वो ले लेते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 641,773 और 7 लाख। देन एज यूजुअल हमें इसमें से प्रेफरेंस रिडीमेबल शेयर्स निकालने पड़ेंगे। तभी तो हम पहले तो बेसिक पे तो पहुंचे, बेसिक ईपीएस में ही ऐड करते हैं ना बाकी चीजें। प्रेफरेंस क्यूमुलेटिव शेयर्स वो हैं तकरीबन 5 लाख के। ठीक है, फिर उसमें हम ऐड करेंगे इंटरेस्ट को।
एक्सपेंस इंटरेस्ट रिवर्सल, इसको ऐसा रिवर्सल ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस। ठीक है, ये देख लेते हैं कितना है हमारे पास। तो ये हमारे सवाल में कहाँ पे है, रेट कहाँ के बना है। 30% टैक्स का रेट गिवन। हम्म। टैक्स, अच्छा इंटरेस्ट टैक्स, 8%। हाँ इंटरेस्ट का रेट कहाँ है, एक मिनट जस्ट सेकंड में देखिए, ये 8%। सेकंड, ठीक है, इसका 8% लेना, 125,000 मल्टीप्लाई बाई 8%, 1 लाख। 1 लाख। ठीक है, तो ये 1 लाख इसमें ऐड हो जाएगा, हर साल का इंटरेस्ट सेम आएगा। फिर उसके बाद मेरे पास है टैक्स एक्सपेंस 30%। अब सिर्फ लाख का इंक्रीज आ रहा है, तो 1 लाख के ऊपर 30% लगाएंगे तो 30,000 आएगा। ये इन दोनों में से लेस हो जाएगा, ये मैडम जो उन्होंने एडिशनल। पीएनएल में दोनों का सेपरेट लहदा लहदा नहीं दिया हुआ क्या? इंटरेस्ट, क्वेश्चन दिखाया था ये। हम्म। अब पीएनएल में जो 2001 और 2002 का इंटरेस्ट ऑन 8% इन कन्वर्टेबल लोन नोट लिखा हुआ है। अच्छा, ये इस फिगर की बात करो ना। ये जस्ट सेकंड। हाँ, इसको 75 लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है ना, ये इसने 2002 में जो 8% के ऊपर दिया है। अच्छा, लोन कैरी रेज, अच्छा उसने वैसे लोन दिया हुआ है इन टोटल, उसने कोई ये प्रिंसिपल नेट प्रिंसिपल नहीं का, कि इशू ही 2001 में इतने पे हुआ था। तो उसका अगर हम 8% लें तो ये 1 लाख ही आता है। तो 1 लाख का इंटरेस्ट ऐसा होना चाहिए, जस्ट अ सेकेंड। और फिर 2002 में, अच्छा हाँ सॉरी, ये ऐसे हुआ है, देखो उसने जो है ना अप्रैल में लोन लिया, तो ये 1 लाख ही आएगा, उस पे लगेगा 9/12, तो ये 75,000। ठीक है, तो ये ठीक सेवेंटी है। फाइव था इसका 30% देना। सर आपने गलत फिगर सी, 2001 में 75 है। या ये 30% इसका आएगा 22,500। सही है, 22,500। अब इनको नेट करना तो मेरे पास एडजस्टेड प्रॉफिट आ जाएगा, जिसको मैंने नॉमिनेटर में रखना है। 2001 का बताना पहले। 194,273। 2,70,000 अच्छा, 2002 एक का। और चीज मैं आपको समझा दूं, यहाँ पे गलत किया है मैंने, वो ये है, ये देखो ये तो है पूरा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की अमाउंट। ठीक है, मैंने क्या करना होता है इसमें से, कि मैंने जो उस साल का जो है ना 10%, वो जो मैंने इस साल डिविडेंड देना है, या फिर अगर फॉर एग्जांपल वो रिडीम प्रेफरेंस शेयर उनको मैंने लोन ट्रीट किया होता है, उनको इंटरेस्ट देना है, तो वो इसमें से लेस होता है। इस जिस तरीके से हमने यहाँ पे भी पढ़ा था, ये देखो कि प्रॉफिट के अंदर से तो पूरी अमाउंट नेट नहीं होती ना, ये तो मेरे पास आउटस्टैंडिंग इक्विटी में अमाउंट पड़ी है। अब वो इक्विटी में जो अमाउंट पड़ी है 5 लाख, ठीक है, उसके ऊपर तो मैं हर साल डिविडेंड या फिर इंटरेस्ट दूंगा, इनको मैं इंटरेस्ट दूंगा क्योंकि ये लोन की तरह मैं ट्रीट करता हूँ, और इनको मैं डिविडेंड दूंगा। ठीक है, तो इनका 10% जितना इनका इस साल का बनता है रिटर्न, उसको, क्योंकि कंपनी को, फॉर एग्जाम्पल किसी ने अगर कंपनी के 5 लाख पड़े हैं, तो कंपनी उनको एकदम ही 5 लाख वापस नहीं कर देती विद इंटरेस्ट। कंपनी उनको ओवर द पीरियड डिविडेंड की शक्ल में वापस करती रहती है। तो जो रेट होगा उस साल का, कंपनी जितने परसेंट रिटर्न करेगी उतना ही लेस होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ठीक। ये होगा। मैंने पूरी 5 लाख की अमाउंट ले ली, इसमें से
ये 50,000 ही जाएगा, इसका 5 लाख का 10%। अब इसको एडजस्ट करके बताना मुझे। एक मिनट बताती हूँ। 750, 850। 2001 का 644,273। ठीक है, और इसका 7 लाख प्लस माइनस 50,000 प्लस 1 लाख माइनस 30,000। 7,20,000। ठीक है, और मेरे पास ना ये बेसिक ईपीएस भी रिवाइज होगा, इसमें भी यही मैंने काम कर दिया। ये 2001 का 14.79। 14.79, 14.8 कर लो। और 2002 का 50,000। 16.25। ठीक है, 16.3 कर लो। तो ये इस तरीके से होगा, ठीक है। ओके तो सर। पूरी आपने, मैंने कैपिटल पूरे उठा के उसमें से लेस कर दिया, उसमें से उसको परसेंटेज आई जितना उसने डिविडेंड अनाउंस किया हुआ है। तो इस तरीके से ये हमने निकाल ली एडजस्टेड अर्निंग। अच्छा, अब शेयर्स की बारी आ जाती है। तो शेयर्स में हम देख रहे हैं कि ओपनिंग में तो उसके पास था 4 मिलियन। ठीक है, और उसके बाद उसने, अब क्योंकि ये क्या कहते हैं कि हम डिल्यूटेड ईपीएस का निकाल रहे हैं, तो चाहे मुझे आगे भी देने पड़े, वो भी इसमें मुझे कंसिडर करने पड़ेंगे। ठीक है, तो 4 अप्रैल को जो उसने कन्वर्टेबल लोन दे दिया, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सीरीज को बना के लेके चलूं, तो सबसे पहले मेरे पास एडजस्टेड नंबर ऑफ शेयर्स, 2001 से भी पहले कंपनी के पास ओपनिंग जो कंपनी ने इशू कर दिए थे, जिसके ऊपर हमने बेसिक ईपीएस भी कैलकुलेट किया, वो तो थे 4 मिलियन। फिर एडिशन हुआ इस सेंस में, हालांकि कंपनी ने अभी उनको शेयर इशू नहीं किए, लेकिन डिल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेशन के लिए हम एज्यूम करेंगे कि अगर वो मेरे पास आते हैं तो मैं उनको कितना देना पड़ेगा। तो ये 1 अप्रैल की कहानी है, जब हमने ये दिए तो उस वक्त कंपनी को ये था कि 2006 तक, 2006 के बाद के जो ऑप्शन है, 2006 तक मैक्सिमम कंपनी को मजीद 1.55 मिलियन शेयर्स इशू करने पड़ सकते हैं। यहाँ पे हम शेयर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आपको पास नंबर ऑफ शेयर्स की रेलिवेंट डाटा आपको देखना पड़ेगा। तो ये कंपनी को लग रहा था कि 2006 तक, 2001 से लेके 2006 तक अगर कोई बंदा कंपनी के पास आता है तो कंपनी को 1.55 मिलियन, तकरीबन 15,50,000 के शेयर इशू करने पड़ सकते हैं। और ये ऑब्वियसली अप्रैल की कहानी है, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 9 महीने का हम नंबर ऑफ शेयर जो इस साल के इशू बनते हैं वो निकाल लेंगे। तो 15,50,000 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 12, ये तकरीबन 1162,500। 62500। तो टोटल कंपनी को इस साल के आखिर तक लग रहा था कि जो उसने शेयर्स इशू करने हैं वो है 4 मिलियन प्लस 1162500, 5162500। ठीक है, 2002 की कहानी समझ लेते हैं। कंपनी के पास वही बात, ओपनिंग में जो कंपनी ने ऑलरेडी इशू किए होते हैं, क्योंकि ये मैंने अब इनको असल में इशू नहीं किया हुआ, ये फिगर तो है जो मैंने एक्चुअल में इशू किए हुए हैं। ये फिगर है कि अगर मैं इशू करने पड़े तो हर साल आपको ये ओपनिंग नहीं उठाना पड़ेगा। ठीक है, हर साल आपको नए से कैलकुलेट करना पड़ेगा ऑलरेडी इशूड। अगर हमें सवाल क्या था कि 2001 में कुछ नए इशू शेयर हमने एक्चुअल में किए, बोनसेस दिए, राइट इशू किया, तो फिर हम ओपनिंग को एडजस्ट करते हैं, लेकिन हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि दोनों सालों में सेम ही ओपनिंग है। तो 4 मिलियन, और देखते हैं कि इस साल कितने देने पड़ेंगे। तो कंपनी ये बताया उसने
कि कंपनी को मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर आफ्टर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, हर साल के आखिर में तकरीबन 1.55 मिलियन के कंपनी को शेयर इशू करने पड़ सकते हैं 2006 तक, और 2006 के बाद एडिशनली ये शेयर इशू करने पड़ सकते हैं। ठीक है, तो ओपनिंग तो सेम आएगा, एडिशन इस बार क्या होगा, सीधा ही, क्योंकि पूरे 12 महीने की अमाउंट हमें चाहिए, तो हमारे पास ये पूरे नंबर ऑफ शेयर जो कंपनी को 2006 तक इशू करने पड़ सकते हैं वो आ जाएंगे। तो टोटल हमारे पास ये आ गया। तो हमने नंबर ऑफ शेयर्स भी कैलकुलेट कर लिए। अब हम अपने डिल्यूटेड ईपीएस निकाल सकते हैं। 2001 का पहले निकालूं अगर मैं, तो मेरे पास अर्निंग हाई है 644273, और डिवाइड कर दूंगा मैं इसको 5162500, और 2002 की 720,000 डिवाइडेड बाय 555 और 4 टाइम्स 0। ये आगे इस तरीके से हम अपने बेसिक ईपीएस को कैलकुलेट कर लेंगे। 2001 की 12.47। 475 सेंट्स, और इसकी एक सेकेंड। और 12.97। 13 सेंट्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपने बेसिक ईपीएस और डिल्यूटेड ईपीएस को कैलकुलेट करना है। बस बेसिक ईपीएस के अंदर ही जब आप इंटरेस्ट और टैक्स का एलिमेंट इनकॉर्पोरेट कर दोगे तो वो हमारे पास डिल्यूटेड ईपीएस बन जाता है। ठीक है। अच्छा, एक और सवाल देख लेते हैं ताकि हमारा डिल्यूटेड ईपीएस मजीद स्ट्रांग हो। अच्छा, डिल्यूटेड ईपीएस हमने निकालना है। हमारे पास कंपनी में कह रहा है कंपनी हैड 8.2 मिलियन शेयर्स इन द इशू एट द स्टार्ट ऑफ ईयर। ये हमारे पास ओपनिंग शेयर्स आ गए, एंड मेड नो इशू ऑफ द शेयर ड्यूरिंग ईयर, ओके हो गया। बट ऑन द स्टार्ट ऑफ ईयर, साल के शुरू ही में, इट इशूड 2.3 मिलियन का एक कन्वर्टेबल लोन दे दिया किसी को, स्टॉक 2006 से 2009 तक। द लोन स्टॉक कैरी द इफेक्टिव रेट ऑफ 10%, उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट रेट है। एज्यूम इनकम टैक्स रेट है 30%। द अर्निंग उसने हमें दे दी। तो छोटा सा एक और बेसिक सा सवाल है कि 2.208 मिलियन की अर्निंग्स है हमारे पास। अच्छा, अब उसने हमें पिछले सवाल के अंदर खुद ही बता दिया था, हमें जजमेंट नहीं करनी पड़ी थी, कि 2001 से 2006 तक हर साल कंपनी के पास कंपनी को अगर इशू करने पड़े तो 1.55 मिलियन शेयर इशू करने पड़ सकते हैं। यहाँ ऐसी कोई बात नहीं हुई, बाकी सवाल वैसा ही है। ठीक है, तो उसने खुद ही हमें इसके बाद के जो है, ये अगर बात है 2004 की, तो 2004 के बाद 6, 7, 8, 9 की उसने हमें कहानी दे दी है। द लोन स्टॉक विल बी कन्वर्टेड इनटू वन शेयर, $1 का एक शेयर, एज फॉलो, के $1 के शेयर और 100 नॉमिनल लोन स्टॉक, जिसके पास 100 का नॉमिनल लोन स्टॉक है, उसको 90 शेयर इशू करने पड़ेंगे। 2007 के बाद 85, 2008 पे 80, और 2009 पे 75। क्यों कम हो रहा है ये? वही बात, वही लॉजिक, कि हर साल आप उनको इंटरेस्ट पे करते जाओगे तो उनके पास अब हक ही कम खत्म हो रहा है कि वो वाले लोन वो वापस ले सकें। तो इस सवाल को देखते हैं, हमने बेसिक ईपीएस निकालना है। तो अब इसमें हम प्रेफर किसे करेंगे? हम चूंकि बनाते ही प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के ऊपर हैं, ये डिल्यूटेड ईपीएस, ये रियलिटी बेस्ड नहीं होता कि हमने असल में उनसे कहा है कि आ जाओ आ जाओ हम दे रहे हैं। हाँ, उनसे वादा किया हुआ है कि जब मर्जी तुम आ जाओ, और हमें ये नहीं पता कि वो कब आ रहे हैं। ठीक है, तो हम इसमें हमेशा हाईएस्ट फिगर लेंगे, जो कि इस सवाल में है कि हमें 90 शेयर इशू करने पड़ सकते हैं। हम एज्यूम करेंगे कि 2006 भी वापस आ जाए। ठीक है, तो हमें कितने देने पड़ जाएंगे? हाँ, अगर मैं 75 लेता हूँ, 85 लेता हूँ या 80 लेता हूँ, ये तो कम है। ये तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के खिलाफ है कि हाँ, ये भी खर्चे तो हैं, फ्यूचर के हैं, लेकिन मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर, जिस तरीके से पिछले सवाल में भी लाइन पड़ी थी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर जो मुझे पे करने पड़ सकते हैं, मुझे वो अमाउंट लेनी है। ठीक है, ठीक है जी। तो अगर मैं डिल्यूटेड ईपीएस निकालूं, सबसे पहले मुझे नंबर ऑफ शेयर्स निकालने पड़ेंगे इस सवाल में, अर्निंग भी निकाल सकते हैं। वो हमारे पास ये है कि उसने ऐसे कहा हुआ है कि हमारे पास 2.3 मिलियन का जो लोन है, ठीक है, जिसके पास भी 100 जिसके पास का मतलब, जो 2.3 मिलियन लोन के ऊपर जो नॉमिनल वैल्यू है ना,
100 रुपए की, $100 के ऊपर उसको 90 शेयर्स मिलेंगे। ठीक है। अब ये कैसे होगा, ये देखो, जिस तरीके से 2.3 मिलियन, डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय। यस, ये मैं लॉजिक देना चाह रहा हूँ कि उसके पास के 100 कितने टाइम आ रहे हैं 2.3 मिलियन के अंदर, और एक टाइम के ऊपर आपको 90 शेयर्स मिलेंगे। हम्म। 2.3 मिलियन डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 90 शेयर्स, तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे जो कि मुझे देने हैं। दीज आर 2070000। 207000। बाकी उसने हमें इशूड भी बता दिए हैं कि जो ऑलरेडी इशूड हैं, जो मेरे पास ओपनिंग आएगा वो हमारे पास 82800000। ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे इस तरीके से 103500000। ठीक है। तो मेरी डिल्यूटेड ईपीएस का डिनोमिनेटर मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब आ जाते हैं इसकी अर्निंग्स के ऊपर। अच्छा, अर्निंग्स की कहानी उसने ऑलरेडी हमें यहाँ तक तो दी हुई है। अब इसमें से मैंने इंटरेस्ट और टैक्स को एडजस्ट करना है सिंपली। तो अर्निंग्स फॉर द ईयर, पैट उसने गिवन है, दैट इज 22,08,000। ठीक है। और फिर उसमें से मुझे इंटरेस्ट को एडजस्ट करना है। लोन की अमाउंट थी 2.3 मिलियन, और ये लोन स्टार्ट में ही मैं ले आया हूँ। अगर मैं बाद में लाता तो उसको मंथ के हिसाब से एडजस्ट करता, और इसके ऊपर लोन जो इंटरेस्ट रेट है दैट इज 10%। ठीक है। और फिर टैक्स ऑन दिस इंटरेस्ट एक्सपेंस रिवर्सल 30% मल्टीप्लाई बाय 2,30,000। तो मेरे पास ये इसमें ये ऐड होगा और टैक्स लेस होगा, दैट इज 6,900। और फिर मेरे पास नेट अर्निंग्स आ जाएंगी, एडजस्टेड अर्निंग्स आ जाएंगी। 1000 ये कैलकुलेट करना। से टेक्स्ट 69,000 है। ओके। हाँ, 69,000। तो ये हो जाएगा प्लस 2369000। ये आ गया मेरे पास अर्निंग्स। तो दोनों मैंने कैलकुलेट कर लिए। अब मैं सिंपली डिल्यूटेड ईपीएस निकाल सकता हूँ। 2369000, और नंबर ऑफ शेयर्स कितने कैलकुलेट किए थे, 103500000। 103500000। तो मेरे पास डिल्यूटेड ईपीएस आ जाएगा 22.88। 22.88 सेंट्स। ठीक है। तो ये कहानी होती है डिल्यूटेड ईपीएस की। अब हमने समझा था कि डिल्यूटेड ईपीएस में, ये तो अभी तक हम कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स को देख रहे थे, चाहे वो लोन से, बॉन्ड से। ठीक है। अब हम देखते हैं कि ऑप्शंस और वारंट्स के ऊपर भी अगर मैंने किसी को ऑप्शन या वारंट दिया हुआ है, सबसे पहले ये होते क्या है और इसको हमने कैसे डिल्यूटेड ईपीएस में कंसिडर करना है। ये लास्ट कॉन्सेप्ट है इस टॉपिक का। ठीक है। अच्छा, ऑप्शन और वारंट क्या है? जिस तरीके से ऑप्शन नाम से ही पता चल रहा है कि कंपनी किसी को ऑप्शन देती है कि इतने सालों में कभी भी आकर शेयर ले लेना किसी भी फिक्स रेट के ऊपर। ठीक है। कंपनी क्या करती है कि कमिटमेंट किसी के साथ कर लेती है कि यार तुम कभी भी आके जब मर्जी मुझसे आके शेयर ले लेना, चाहे मार्केट में रेट प्लस हो माइनस हो, उसके आपको मैं फिक्स रेट देता हूँ, सपोज $2। ठीक है। ये उसको ऑप्शन मिला हुआ है। मार्केट में 3 है, 1 है, ये हमारे लिए इरेलीवेंट बातें हैं। ठीक है। वो आएगा जब मर्जी आए, 2 साल बाद आए, 3 साल बाद आए, 4 साल 5 साल बाद आए, उसके पास ऑप्शन है कि वो कंपनी के शेयर इश्यू कर सकता है ऑन फिक्स अमाउंट। ठीक है। और अब इसमें आपने ये समझना है कि ये इसको कहते हैं इसकी एक्सरसाइज अमाउंट, और जो मार्केट में उसकी शेयर की फेयर वैल्यू चल रही होती है उसको कहते हैं फेयर वैल्यू ऑफ शेयर, जो कि मार्केट में सपोज वो $3। ठीक है। तो अब सपोज में इसको आपको इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी ये समझ लेते हैं।
कि सपोज हमने किसी से कमिटमेंट की हुई है कि आप जब मर्जी आके मुझसे शेयर्स ले लेना, ठीक है। वो आया, उसने मुझसे सपोज 1 लाख शेयर्स ले लिए। वो एग्जांपल रखते हैं कि एक्सरसाइज प्राइस सपोज उसको मैंने दी क्या कहते हैं, $2, जबकि फेयर वैल्यू शेयर की मार्केट में अगर मैं किसी को बेचता हूँ तो वो $3 का बिकेगा। Oops, तो ये रहा, चलो इग्नोर। तो इसका मतलब ये है कि वही तरीका जिस तरीके से हमने राइट इशू में भी किया था, कि पहले मैं निकाल लूंगा उसकी क्या कहते हैं कि TERP, थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस, ठीक है। और इसका मतलब ये है कि इसको नहीं, ऐसे होगा ये कि जो 1 लाख शेयर्स मैंने उसको दिए हैं, ये बात अब जरा कॉन्सेप्टली समझना, 1 लाख शेयर्स मैंने दिए हैं, उसकी मार्केट में प्राइस 3 है, जबकि मैंने उसको 2 के दिए। तो इफेक्टिवली मैंने उसको 66,666 शेयर्स दिए हैं। और ऊपर वाले जो है वो मैंने उसको समझो कि फ्री दिए हैं। वो तकरीबन बनते हैं इतनी, इसकी बैलेंसिंग अमाउंट बनती है 33,334। ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है कि जी ऑप्शन सर। में चूंकि मैंने उसको अपनी एक्सरसाइज प्राइस की कम रखी है फेयर वैल्यू प्राइस से, तो उसको जो मैंने क्या कहते हैं कि एक कंसिडर्ड अमाउंट जो मैंने उससे पैसे पूरे पूरे लिए हैं जिस अमाउंट के, वो तकरीबन 66,666 शेयर की है। जबकि जो ऊपर वाले शेयर हैं समझो कि मैंने उसको फ्री दिए, ठीक है। इसको हम क्या नाम देंगे, बता सकते हो? हमने ये राइट इशू में कॉन्सेप्ट समझा था कि ऊपर वाले जो शेयर मैं फ्री में दे रहा हूँ उसको एक नाम दिया था बोनस। हमने, बोनस। कि समझो कि इसने मुझे पूरे पूरे पैसे दिए इतने शेयर्स के, 66,666 के, और ये जो शेयर इसने आके मुझसे बोनस ले लिया, ठीक है। तो ये भी डिल्यूटेड ईपीएस का ही एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता वो कभी आके मुझसे ऑप्शन कब लेता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन एंड वॉरेंट्स की कहानी होती है। तो ये वाला जो बोनस है इसको भी ओपनिंग और क्लोजिंग में एडजस्ट करेंगे? यस एग्जैक्टली, इसको भी एडजस्ट करेंगे। अच्छा, ये क्योंकि अब ये बोनस होता है ना, तो यहाँ मैं लिख भी देता हूँ फॉर यूनिट, ओपनिंग में ऐड हो जाएंगे जितने भी बोनस के शेयर्स मैंने अपने ऑप्शन में या वारंट में उसको दिए। ठीक है। चलो अब इसकी कहानी समझते हैं कि हमारा स्टैंडर्ड क्या कहता है, हमारा स्टडी टैक्स क्या कहता है। एन ऑप्शन ऑफ वारंट्स गिव्स टू होल्डर, जो भी उसके जिसको भी हमने दिया होता है, द राइट टू बाय शेयर एट सम टाइम इन फ्यूचर एट प्री डिटर्मिन्ड प्राइस, ठीक है। कैश इज रिसीव्ड बाय एंटिटी एट द टाइम ऑफ द ऑप्शन एक्सरसाइज। इसमें ये होता है कि हमें पैसे तो मिलते हैं एट टाइम ऑफ गिविंग द शेयर्स, एंड द डेप्थ कैलकुलेशन मस्ट बी फॉलो फॉर दिस। डेप्थ क्यों कैलकुलेट करते हैं? क्योंकि हमें नहीं पता कभी आके ले सकता है, लेकिन हम डेप्थ में जरूर कंसिडर करेंगे कि अगर सपोज जिनको भी मैंने ऑप्शन या वारंट दिए हुए हैं वो आज ही अगर आके एक्सरसाइज कर लेते हैं तो मेरे पास क्या आईपीएस बचती है, डिल्यूटेड क्या आईपीएस आएगी मेरी। अब इसकी कैलकुलेशन ने दी हुई है, द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इशूड ऑन द एक्सरसाइज ऑफ द ऑप्शन और वारंट्स आर स्प्लिट इनटू टू। वही जो मैंने अभी बात की, द नंबर ऑफ शेयर दैट वुड बी इशूड इफ द कैश रिसीव्ड हैज बीन यूज्ड बाय द शेयर एट फेयर वैल्यू, वो जो हमने 66,666 निकाले। फिर उसके बाद उसने कहा कि जो रिमाइंडर होते हैं, जो बाकी बचते हैं उसमें से, वो ट्रीट होते हैं बोनस की तरह, एज हैविंग बीन इशूड फॉर नो कंसिडरेशन। हम ऐसे ज्यूम करते हैं कि उसके लिए उसने कोई पैसे दिए ही नहीं, ठीक है। द नंबर ऑफ शेयर इशूड फॉर नो कंसिडरेशन इज एडेड इन द नंबर ऑफ शेयर्स विद द कैलकुलेटिंग डेप्थ। वही बात कि हम इसको ऐड कर लेते हैं। द फॉर्मूला फॉर डेप्थ विद एन ऑप्शन कैन बी यूज्ड टू वर्क आउट फॉर द थ्री फ्री शेयर्स। इसने एक फार्मूला दिया हुआ है, ये मैं आगे आपको समझाता हूँ। ये वही बातें जो अभी हमने की हैं, बट उसने इसको शॉर्टकट में की हुई है, तो ये शॉर्टकट भी मैं आपको समझाता हूँ। तो हमारे पास बहुत प्यारा सवाल है हमारे पास, उसके अंदर हमने ईपीएस और बेसिक ईपीएस निकालना है। इसके अंदर अब हम समझते हैं कि ऑप्शन या वारंट्स को कैसे हैंडल करना है। सबसे बड़ा क्या हमारे कह रहा है कि कंपनी के पास जो ऑलरेडी हैज 4 मिलियन शेयर होल्डर इन इश्यूज, कि ऑलरेडी उसने 4 मिलियन शेयर ओपनिंग में इशू किए हुए हैं, एंड इश्यूज ऑप्शन फॉर अ फर्दर, ऑप्शन भी दिया हुआ है उसने फॉर अ फर्दर मिलियन शेयर, मतलब 1 मिलियन शेयर, 1 मिलियन और उसने ऑप्शन दिया हुआ है अवाम उन्नास को कि आके हमसे एक्सरसाइज कर लेना। द प्रॉफिट उसने दिया हुआ है। फिर प्रॉफिट उसने दिया ड्यूरिंग द ईयर टू, टू क्या मतलब है, ईयर 31 दिसंबर 2007, द एवरेज फेयर वैल्यू ऑफ वन ऑर्डिनरी शेयर, ऑर्डिनरी शेयर की उसने फेयर वैल्यू दी हुई है, और एक्सरसाइज प्राइस भी उसने दी है कि 2, वही हमारे वाली अमाउंट, ठीक है। तो सबसे पहले वही हम कैलकुलेट करेंगे कि इस ऑप्शन के अंदर बोनस का एलिमेंट कितना है। तो वही सारी कैलकुलेशन होगी कि ऑप्शन तो हमारे पास है 1 मिलियन का, ठीक है। एक्सरसाइज प्राइस है 2, ठीक है।
और इसके इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास टोटल शेयर्स आ जाएंगे 2 मिलियन। वही कैलकुलेशन है, बस इसको मैं थोड़ा सा लाइंस में कर रहा हूँ। जब इसको मैं डिवाइड करूंगा 3 के साथ तो मेरे पास क्या कहते हैं कि पेड, जिसके लिए मैं कंसिडरेशन ले रहा हूँ, वो शेयर्स आ जाएंगे। ठीक है। और जो बैलेंसिंग अमाउंट होगी वो मेरे पास बोनस होगा। इसका एक फॉर्मूला शॉर्टकट भी है इस बोनस को निकालने का, जो ऊपर गिवन है उसको भी देख लेते हैं, यही समझ लेते हैं ताकि साइमल्टेनियस चीजें ही चलें। चलो आगे समझ लेते हैं। वो सवाल में आपको आपको स्टैंडर्ड आपको एक फॉर्मूला देता है कि आप 1 मिलियन को पकड़ो जितने आपने शेयर इशू करने हैं। ठीक है। और ये फॉर्मूला लगा दो उसमें, फेयर वैल्यू माइनस एक्सरसाइज प्राइस डिवाइड बाय फेयर वैल्यू। तो 3 हमारे पास फेयर वैल्यू है, एक्सरसाइज प्राइस 2 है, डिवाइड बाय 3 फेयर वैल्यू। तो मेरे पास सीधा सीधा डायरेक्टली बोनस की अमाउंट आ जाएगी। ठीक है। तो हम ठीक। ईपीएस कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। बेसिक ईपीएस, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। हम कोई भी ऐसी वैसी बात सेट करने वाली इसके अंदर नहीं है सवाल में कि अपनी अर्निंग्स को सेट करें या नंबर ऑफ शेयर को सेट करें। तो हम सीधे सीधे अर्निंग पकड़ते हैं 5 लाख की और डिवाइड कर देंगे जो ऑलरेडी हमने इशू किए हुए हैं। ईपीएस की खूबसूरती के इसके अंदर हमने जो ऑलरेडी इशू किए होते हैं सिर्फ उनको लेते हैं। तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 4 मिलियन, 40 लाख। तो मेरे पास 12.5 सेंट्स बेसिक ईपीएस आ गया। और डिल्यूटेड ईपीएस अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो अर्निंग्स में तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है, अलबत्ता अब इसके अंदर वारंट ऑप्शन आ गया है। तो वो 4 लाख तो ऑलरेडी बेसिक ईपीएस वाला आ जाएगा, सॉरी 4 लाख कह रहा हूँ, 40 लाख, 4 मिलियन प्लस बोनस वाले इसमें ऐड हो जाएंगे। मल्टीप्लाई बाय 100 तो मेरे पास आता है 11.5 सेंट्स। ठीक है। ठीक तो इस है। तरीके से वारंट आखिरी कॉन्सेप्ट हमने देखा। एक और सवाल देखते हैं इसके ऊपर। इसमें भी हमने डिल्यूटेड ईपीएस निकालना है फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2001। कंपनी के पास ऑलरेडी 8.2 मिलियन शेयर्स थे और नो इश्यूज ड्यूरिंग द ईयर, कोई इशू नहीं हुए फिर से ऑन द दैट डेट। ये हमने सवाल भी देखा है ना। ये सवाल नहीं, ये सवाल हो रहा ये है, डाटा सेम है। अच्छा, ऑन दैट डेट मतलब ऑन ओपनिंग देयर वर आउटस्टैंडिंग ऑप्शन टू परचेज। हाँ, ये ऑप्शन आ गए इसके अंदर। 9,20,000 ऑर्डिनरी शेयर आके मुझसे ले लेना। $1 का जो है, सॉरी, टू परचेज 9,20,000 ऑर्डिनरी शेयर, इसने $1 क्यों डाला, एट 1.7। ठीक है। और फेयर वैल्यू उसकी मार्केट में 1.7। अच्छा, ये जो $1 है ना, ये इसकी ना पार वैल्यू हो सकती है, जो उसकी ऊपर लिखी होती है शेयर के ऊपर। ठीक है। लेकिन मार्केट में ये नहीं चलती। मार्केट में ना जो कंपनी की अपनी, चाहे फॉर एग्जांपल एप्पल है ना, उसके जो शेयर आप पकड़ के देख लोगे ना तो शेयर के ऊपर लिखा होगा, शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर, कि इसकी फेस वैल्यू जो है या पार वैल्यू जो है, फेस वैल्यू अलग होती है, फेयर वैल्यू अलग होती है। वो चाहे 10 है, लेकिन चूंकि एप्पल एक सक्सेसफुल कंपनी है उसकी फेयर वैल्यू अलग होगी और एक्सरसाइज प्राइस बहुत हाई होगी, वो 100-150 तक होगी। ठीक है। ठीक है। तो हमारे पास ये फेयर वैल्यू गिवन है, थ्रू आउट द ईयर एवरेज कितनी थी, अर्निंग्स उसने गिवन है, तो हमने ये निकालना है। तो फिर इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं बोनस का कितना एलिमेंट है इसके अंदर। तो आपने पकड़ना है जो शेयर्स आपने इशू करने हैं इन ऑप्शन, मल्टीप्लाई बाय क्या था, फेयर वैल्यू 1.8 माइनस 1.7 उसकी एक्सरसाइज प्राइस डिवाइड बाय 1.8। तो आपके पास बोनस एलिमेंट आ जाएगा, दैट विल बी 51,111। ठीक है। तो डिल्यूटेड ईपीएस निकाल लेते हैं। इस सवाल में भी सेम आसान सा सवाल, 2208,000 डिवाइडेड बाय, सॉरी, हाँ सही है बल्कि। और हमने ऑलरेडी कितने इशू किए हुए हैं, 8.2 मिलियन, 28 मिलियन प्लस दीज बोनस इक्वल होके 26.5 सेंट्स। ठीक है। अच्छा, ये पार्ट जो आपकी प्रैक्टिकल, जो आपकी जो प्रैक्टिस क्लास इसके अंदर जो प्रैक्टिस वाला एलिमेंट था वो इतना ही था। और इस ईपीएस इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। ठीक है। आपने इसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। इसकी थ्योरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, अलबत्ता एक दो एमसीक्यूज आ भी सकते हैं। और इसकी थ्योरी को बस आपने समझना है, इसको आपने कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी। तो ये मैं समझा देता हूँ, आपकी स्टैंडर्ड के अंदर, आपके स्टडी टेक्स्ट के अंदर ये ईपीएस कुछ इंपॉर्टेंट से
फैक्टर गिवन है ये समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये है कि प्राइस अर्निंग रेशियो, इसकी इंपॉर्टेंस है। द ईपीएस फिगर इज यूज्ड टू कंप्यूट द मेजर स्टॉक मार्केट इंडिकेटर। ये जो बता रहा है कि स्टॉक मार्केट होती है जहां पे शेयर्स ट्रेड हो रहे होते हैं, स्पेशली पब्लिक लिस्टेड कंपनीज के, इसीलिए हम पब्लिक लिस्टेड कंपनीज के हम जो है ईपीएस बनाते हैं। ठीक है, वहां पे ये बताता है कि कंपनी की परफॉर्मेंस क्या है। लोग जज करते हैं एक दूसरे को कि यार तेरी कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है या बुरी है, देख के उसका ईपीएस, कि उसके शेयर होल्डर्स को एक शेयर के ऊपर कितना प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, द प्राइस अर्निंग रेशियो एक अलग चीज है, ये आपकी प्रैक्टिकली ये नहीं आती आपके सवालों में, बट ये आपको आनी चाहिए जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ ईपीएस। ठीक है, कि इसमें क्या होता है कि कंपनी की मार्केट में वैल्यू कितनी है, द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, और उसके मुकाबले में कंपनी का ईपीएस कितना है, कंपनी उसको कमा कितना दे रही है। ठीक है, तो एक कंपनी अगर मार्केट में वैल्यू ज्यादा है, ईपीएस कम है, ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। और कंपनी की अगर मार्केट वैल्यू कम है और ईपीएस का ज्यादा है, तो इसका मतलब यह है कि कंपनी फायदे वाली है। ठीक है, तो जितनी ये लोअर होती है उतनी ही बेहतर होती है अमूमन। ठीक है, फिर उसके बाद ईपीएस का जो ट्रेंड है ये भी इसके इंपॉर्टेंस में रहता है कि ईपीएस बेस्ड ऑन प्रॉफिट ऑन ऑर्डिनरी एक्टिविटीज आफ्टर टैक्सेशन, ऑब्वियसली पैट लेते हैं हम उसमें। द ट्रेंड इन ईपीएस मे बी मोर एक्यूरेट परफॉर्मेंस इंडिकेटर देन अ ट्रेंड इन अ प्रॉफिट। प्रॉफिट जो है हम उससे कंपनी को जज नहीं कर सकते। प्रॉफिट में हजार ऐसी चीजें होती हैं जो कई दफा वन ऑफ इवेंट होती हैं। कई दफा ऐसा इवेंट कंपनी के साथ हुआ होता है जिस तरीके से कोई मेजर इवेंट हुआ कंपनी को, उसके ऊपर प्रॉफिट को एकदम से कंपनी कम करना पड़ा, अगले साल वो हुआ ही नहीं, प्रॉफिट ज्यादा आ रहा था, हम जज कर रहे हैं कंपनी को प्रॉफिट्स को देख के, यार पिछले साल 80,000 था, इस लाख 20,000 है। वो जी पता चला पिछले साल कोई बहुत बड़ा कस्टमर था कंपनी का, वही चला गया था और कंपनी को बैड डेट एक्सपेंस बुक करना पड़ा था। वो उसके बाद ऐसा कोई कस्टमर और नहीं भागा। ठीक है, तो प्रॉफिट कभी भी पैरामीटर हम नहीं रख सकते टू गेट द टू जज द परफॉर्मेंस ऑफ एन एंटिटी। इसीलिए हम ईपीएस की तरफ जाते हैं। और फिर ईपीएस मेजर्स परफॉर्मेंस फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव ऑफ इन्वेस्टर, वही वाली बात कि इन्वेस्टर जो कंपनी जिस पैसा डाला होता है वो जज कर सकता है कि मुझे अपने शेयर के ऊपर कितनी कंपनी पैसे दे सकती है। एंड द पोटेंशियल इन्वेस्टर जो कि हो सकता है वो जज करता है कि जिसने इन्वेस्टमेंट करनी है वो जज करना चाहे कि मैंने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं, तो भी जज कर सकता है। एंड शोज द अमाउंट ऑफ अर्निंग्स अवेलेबल टू ईच ऑर्डिनरी शेयर होल्डर, वही कि एक शेयर होल्डर को कितने पैसे मिलेंगे एक शेयर के ऊपर, वो ये जान सकता है। एंड इंडिकेट द पोटेंशियल रिटर्न ऑन इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट, और ऑब्वियसली कि किसी ने अगर देखना है कि उसको रिटर्न कितना मिलेगा ऑन इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट तो वो भी देख सकता है। फिर ये सारी थ्योरी है, ठीक है, इसको भी पढ़ लेते हैं एक दफा, फिर उसके बाद ईपीएस खत्म है। अच्छा, लिमिटेशन होती है इसकी कुछ। ठीक है, ईपीएस इज यूज प्राइमरी एज अ मेजर ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, सो एन इंक्रीजिंग ईपीएस इज सीन एज अ गुड साइन। जितना बढ़ता जाएगा अच्छी बात है। ईपीएस आल्सो यूज टू कैलकुलेट द प्राइस अर्निंग रेशियो व्हिच इज डेल्ट बिलो। द लिमिटेशन ऑफ ईपीएस may be listed as follow: the in times of the rising prices, EPS will rise as profit increases. Thus, an improvement in EPS should be viewed in concept of effect of price level changes in a company's profit, as apparent growth in earning may not be real। कि हम जज कर रहे होते हैं ईपीएस को भी प्रॉफिट्स के ऊपर, तो अगर प्रॉफिट ही फेक है, बुरा है, मतलब क्या कहते हैं कि वेग है, जिसके अंदर जो कोई ऐसी बात डली हुई है जो कि ऑन स्पॉट है, ऑन वन ऑफ इवेंट है, वो कभी दोबारा होगी ही नहीं, तो हम कंपनी को उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करके बैठ के, वो तो पता चला है कंपनी ने जी इस साल अपनी बड़ी बिल्डिंग्स बेच दी हैं, उनको बड़ा गेन हो गया, कंपनी ने सारी बिल्डिंग्स अपनी उठा के बेच दी है, वो बड़ा गेन हो गया, वो तो उस साल से ईपीएस अच्छा आया था। ठीक है, तो ये भी प्रॉफिट के ऊपर बेस करता है, और प्रॉफिट कोई एक सेंटिमेंटल, कोई एक एक्यूरेट फिगर नहीं होती, इट कैन बी प्लस एंड माइनस डिपेंडिंग अपॉन सर्कमस्टांसेस। तो इसीलिए ईपीएस की ये एक लिमिटेशन है, ड्यू टू इट्स कनेक्शन विद प्रॉफिट अर्निंग्स। देन वेयर देयर इज नो शेयर इशू फॉर कैश से हाफ वे थ्रू द ईयर, ठीक है, द न्यू शेयर्स आर इंक्लूडेड फॉर द हाफ ऑफ द ईयर ऑन द ग्राउंड दैट अर्निंग विल बी इंक्रीज फॉर द half of the year. However, in practice, a new project funded by that cash does not begin generating normal returns immediately. So, a new shares issue is oftenly initially accompanied by decrease in EPS. कि हमने जो शेयर्स लिए होते हैं अगेंस्ट ईपीएस, वो भी डिफरेंट टाइम्स के अंदर हमें मिलते हैं। तो हमें हमारी शेयर्स की जो वैल्यू होती है वो चूंकि रिलायबल नहीं है, कोई सेम नहीं होती, कोई क्या कहते हैं जिसको कंपैरेटिव नहीं होती, कि हम देखें कि ओपनिंग में कितने थे, क्लोजिंग में कितने थे, हाँ इस साल कितने हो गए, इस साल कितने हो गए, हम एक वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स लेते हैं। तो इसीलिए हम उसको ईपीएस को जो फिगर होती है वो वेग आ सकती है। अच्छा, EPS is dependent on the earnings figure which is subject to many areas of judgment। फिर वही बात आ गई, some elements of earnings figure such as movement on provision are particularly sensitive to different judgment। अब इसने अर्निंग का एक और बुरा एंगल बता दिया कि अगर अर्निंग जजमेंट्स के ऊपर जैसे बेस होती है, जिस तरीके से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, तो अगर उनके अंदर हमारी जजमेंट्स के अंदर मसला आ जाए, प्रोविजन के अंदर मसला आ जाए, तो फिर अर्निंग्स चेंज हो जाती हैं।
तो अल्टीमेटली ईपीएस भी अफेक्ट होगा उससे। और फिर एन अर्निंग फिगर should never be used as a single key performance. This is to take far too simplistic an approach to performance analysis. और फिर उसने अर्निंग्स लेने, अगर ईपीएस ही अर्निंग से डिस्टर्ब हो रहा है तो फिर अर्निंग ही क्यों नहीं ले लेते डायरेक्ट। तो उसने कह दिया कि ये कोई आपका सिंगल की परफॉर्मेंस नहीं होना चाहिए, इसके अंदर आपको बाकी चीजें भी देखनी चाहिए। दिस इज टू फार टू सिंपलिस्टिक एन अप्रोच टू परफॉर्मेंस एनालिसिस, कि किसी भी कंपनी की आप परफॉर्मेंस चेक करने के लिए आप इसको एक सिंगल एलिमेंट नहीं ले सकते, सिंगल अप्रोच टू टेस्ट अ कंपनी नहीं ले सकते। देन हमारे पास कुछ और है, ईपीएस कैन नॉट बी यूज एज अ बेसिस ऑफ कंपैरिजन बिटवीन कंपनीज एज द नंबर ऑफ शेयर्स इन इशू इन पार्टिकुलर कंपनी इज नॉट रिलेटेड टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, कि कंपनियां डिफरेंट होती हैं। तो फॉर एग्जांपल मेरे कंपनी के पास कैपिटल एम्प्लॉयड, कंपनी को जो पैसा मिला हुआ है वो ज्यादा है, उसके नंबर ऑफ शेयर इशू कम है, तो मैं इनको जज कर रहा हूँ, तो उनको जज नहीं कर सकते डिपेंडिंग अपॉन ईपीएस। फॉर एग्जांपल टू कंपनीज हैव द सेम अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड बट वन कंपनी हैज 10 लाख शेयर्स। क्योंकि अब देखो इसकी मैं वो ऐसे कह रहा है कि दोनों कंपनीज के पास सपोज सपोज ही मैं डिफरेंट एंगल समझा रहा हूँ कि 1 लाख शेयर्स ही हैं, ऑर्डिनरी शेयर्स। लेकिन सपोज एक एप्पल है, उसके एक शेयर की कीमत है $3, और एक हमारे पास सैमसंग है, उसके पास भी 1 लाख ही शेयर है। हम तो शेयर लेते हैं, नंबर ऑफ शेयर लेते हैं ईपीएस में। ठीक है, उस बेचारे की जो एक शेयर कीमत है वो 1.5 है। अब मैं कैलकुलेट करके 3 लाख को कंपेयर कर रहा हूँ 1,50,000 से, इसकी ईपीएस इसके ऊपर कैलकुलेट की, इसकी ईपीएस उसके ऊपर कैलकुलेट की, तो मैं इनको जज नहीं कर सकता, क्योंकि चाहे नंबर ऑफ शेयर सेम है लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड इज डिफरेंट। ठीक है, फिर entities earning are affected by the choice of its accounting policy, therefore if it is not always appropriate to compare EPS of different companies। तो इसने अर्निंग का एक और जाविया दे दिया कि अर्निंग सेम नहीं हो सकती कंपनीज में। वो इसीलिए भी कि कोई फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री को रखता है फाइफो पे, कुछ रखते हैं एफको पे, कुछ डेप्रिसिएशन की स्ट्रेट लाइन यूज कर रहे हैं, कुछ क्या कहते हैं कि दूसरा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यूज कर रहे हैं, तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी डिफरेंट आ रही है। तो चाहे बाकी चीजें उनमें सेम है, लेकिन क्योंकि उनकी अर्निंग्स डिफरेंट हैं ड्यू टू अकाउंटिंग पॉलिसीज, तो उनके ईपीएस जज करना मुश्किल हो जाता है। फिर ईपीएस इज एन हिस्टोरिकल फिगर बेस्ड ऑन हिस्टोरिक अकाउंट्स, बेसिक ईपीएस की बात कर रहा है, एंड देयरफॉर इट डज नॉट नेसेसरी हैव प्रिडिक्टिव वैल्यू, चाहे डिल्यूटिव ईपीएस ही क्यों नहीं है। हम तो डिल्यूटिव ईपीएस में पागलों की तरह आने वाले सारे ही क्या कहते हैं कि शेयर्स को ऐड बैक कर रहे हैं, चाहे वो बाद में बेचारे आके हमसे शेयर्स ना भी लें। ठीक है, तो हम बिल्कुल ही इसके अंदर वन साइडेड अप्रोच रख रहे होते हैं, मैक्सिमम अमाउंट ले रहे होते हैं, तो ये भी इसके अंदर एक मसला है। फिर डिल्यूटेड ईपीएस इज ओनली एडिशनल मेजर ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस डिस्पाइट लुकिंग फॉर फ्यूचर पोटेंशियल शेयर्स। हाँ, ऐसा भी तो हो सकता है ना, डिल्यूटेड ईपीएस के अंदर हम तो सारे कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स को देख रहे थे, लेकिन बाद में हमारे जो ऑलरेडी ओपनिंग में जो हम शेयर लेके बैठे थे उनमें भी तो प्लस माइनस आ सकता है ना। तो अगर आप इतने ही प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हो कि फ्यूचर वालों को भी आप आज ऐड कर रहे हो, तो उनका भी कोई एस्टिमेट लगाओ, उनका भी कोई अंदाजा लगाओ कि इतने बाद में मेरे पास मजीद शेयर आएंगे, इतने बाद में मेरे साथ शेयर होल्डर मुझे छोड़ के चले जाएंगे, तो उनका भी तो कोई अंदाजा लगाओ। तो हम ये जो है, जो लुकिंग फॉर अ फ्यूचर पोटेंशियल शेयर, इसको देखते ही नहीं है डिल्यूटेड ईपीएस के अंदर। फिर हमारे पास डिल्यूटेड ईपीएस के बाद हमारे इज एन इम्पोर्टेंट कुछ इंपॉर्टेंस दी हुई डिल्यूटेड ईपीएस की। इट शोज व्हाट करंट ईयर्स ईपीएस वुड बी इफ ऑल द डिल्यूटिव पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स इशूड हैड बीन कन्वर्टेड। कि जिन जिन शेयर्स के अंदर ये ताकत है, जिन जिन इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर ये ताकत है कि वो कन्वर्ट हो जाए इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स, ठीक है, अगर वो भी आके डिल्यूट हो जाते हैं हमारे ईपीएस के अंदर, तो हमारी करंट ईयर की ईपीएस कितनी होगी, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। फिर इट कैन बी यूज टू असेस द ट्रेंड इन पास्ट परफॉर्मेंसेस, ये तो बेसिक ईपीएस का भी फंक्शन है कि हम ओवर द पीरियड कंपनी की परफॉर्मेंस को जज कर सकते हैं। ठीक है, इन थियरी इट सर्व एज वार्निंग टू इक्विटी शेयर होल्डर दैट रिटर्न ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट में फॉल इन फ्यूचर पीरियड। और डिल्यूटेड ईपीएस हमारे पोटेंशियल शेयर होल्डर्स को या हमारे पोजिशनल शेयर होल्डर्स को वार्न भी करता है कि आपकी ईपीएस फ्यूचर में गिर सकती है, क्योंकि ये बंदा इतने बंदों से वादा करके बैठ गया है, इतने बंदों से कह चुका है कि आप समझो मैं लोन ले रहा हूँ, मेरे पास आके शेयर ले लेना, यार मेरे पास पैसे नहीं होंगे, आपको जब दिल करे आके शेयर ले लेना। ठीक है, तो उनको वार्न भी करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो अर्निंग पर शेयर ईपीएस है ये कंप्लीट होता है। इसके आपने देखने सवाल हर तरफ से, और फिर आपने देखनी कि प्रैक्टिस आपसे कैसी हो रही है। ठीक है, हेलो, आवाज आ रही? आओ।